जुनून ए इश्क भाग 2। अगले दिन तड़के सुबह पटरियों पर घनघनाती हुई रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्टेशन पर आकर रुकी। रेलगाड़ी के रुकते ही गाड़ी से उतरने और चढ़ने वालों का तांता लग गया। उसी भीड़ में से नव्या अपना बैग संभालती मुश्किल से बाहर निकली। आसपास सामान्य रेलवे स्टेशनों वाली चहल पहल थी। कहीं गाड़ियों के आने जाने की घोषणा, कहीं चाय बिस्कुट बेचने वालों और कुलियों का रेला था, तो कहीं यात्रियों से वो स्टेशन गुलजार था। नव्या ने इधर उधर नज़र दौड़ाई और उसकी नज़र पड़ी सामने पड़े साइन बोर्ड पर, मेरठ नगर जंक्शन। नव्या पहुंच चुकी थी सत्य की खोज में, अपनी नई मंजिल पर, उत्कर्ष और पाकीज़ा की सच्चाई जानने के लिए। अब आगे ज़रूरत थी उसे उत्कर्ष के घर का पता ढूंढने की। हालांकि उस रिपोर्ट में उसके घर के बारे में नव्या को कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाने का सोचा, जहां से वो कुछ जानकारी ढूंढ सके। पुलिस स्टेशन पहुंचकर नव्या ने अपने क्राइम रिपोर्टर होने का फ़ायदा उठाते हुए पाकीज़ा बलात्कार केस की फाइल निकलवाई। गोपनीयता बनाए रखने के लिए वो फाइल उसे मिल तो नहीं सकती थी, मगर हाँ, अपने पद के कारण उसे जिन जानकारियों की ज़रूरत थी वो पुलिस वालों ने उसे दे दी। पुलिस स्टेशन से उत्कर्ष का पता लेकर वो अब पहुंच चुकी थी उत्कर्ष के घर पर। सदाबहार कॉलोनी के उस आलीशान महल जैसे शर्मा निवेश के बाहर खड़ी नव्या अब थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि दरवाजे के पीछे उसे वो सच्चाई पता चलने वाली थी जिसके लिए वो इतनी दूर से मेरठ आई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को आखिरकार संयत करते हुए नव्या ने शर्मा निवास का दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में एक तकरीबन 60-55 साल की महिला ने दरवाजा खोल दिया। घर के दरवाजे पर एक अनजान लड़की को खड़ा देख उस महिला ने भौहें उचकते हुए पूछा, हाँ कौन? नव्या ने उस महिला को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो आंखों ही आंखों में उन्हें स्कैन कर रही हो। उस महिला ने एक भारी सी साड़ी सीधे आंचल के साथ पहनी हुई थी। करीने से जुड़े में बंधे उनके बालों के साथ भले ही वो अपनी वर्तमान स्थिति में थकी और झुकी झुकी लग रही थी, फिर भी अपनी रौबदार छवि को दर्शा रही थी। फिर नव्या ने कहा, नमस्ते आंटी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ। मेरा नाम नव्या जोशी है। कुछ बात करनी थी आप लोगों से, मुझे उत्कर्ष शर्मा के बारे में। नव्या के मुंह से उत्कर्ष का नाम सुनकर वो महिला तुरंत चौंक गई और चीखते हुए घर के बाकी सदस्यों को बुलाने लगी। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी आओ। बिट्टू कहाँ है? बेटा जल्दी आ, देख भैया की खबर आई है। भैया? ये सुनकर सब जल्द से जल्द पल भर में वहां पहुंच गए थे। नव्या ने उन सबको देखा और अचानक से उन सबके इस हरकत से वो चौंक गई थी और थोड़ी असहज हो चुकी थी। वो अब तुरंत ही वहां खादी की धोती और कुर्ता पहने एक बुजुर्ग से दिखने वाले व्यक्ति पहुंच गए। नव्या ने अंदाजा लगाया कि ये व्यक्ति जरूर उत्कर्ष के पिता और वो महिला उसकी माँ होगी। उन शख्स के पहुंचते उस महिला ने कहना शुरू कर दिया, देखिए ना, ये लड़की अपने चीकू के बारे में बात करने आई है। हमारा चीकू मिल गया जी, राम जी का शुक्र है। यह कहकर महिला ने वहीं खड़े खड़े भगवान को प्रणाम करना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने नव्या को देखा और नमस्ते करते हुए कहा, नमस्कार बेटा जी, आइए अंदर आकर बात करते हैं। नव्या अंदर चली आई। उन लोगों ने उसे बैठने को कहा और एक लड़की जल्दी से दौड़कर अंदर से एक गिलास पानी ले आई और नव्या को पकड़ाया। तभी उत्कर्ष की माँ ने कहा, अरे रे, सूखा सूखा पानी काहे दे रही है? जाकर जल्दी से चाय बिस्कुट ले आई। ये सुन लड़की जल्दी से अंदर भाग गई। नव्या कुछ बोलना चाहती थी, तभी उन व्यक्ति ने कहा, हाँ बेटा जी, तो उत्कर्ष कहाँ है? आपको क्या बात करनी थी? नव्या अंदाजा लगा रही थी कि वे लोग कौन है, मगर उसने पूछना बेहतर समझा और कहा, हाँ अंकल, मगर आप? उन्होंने समझते हुए कहा, बेटा जी, मैं हूँ गोपाल प्रसाद शर्मा, उत्कर्ष का पिता, और ये मेरी धर्मपत्नी सावित्री देवी, उत्कर्ष की माता जी, और ये उत्कर्ष का छोटा भाई निष्कर्ष। ये कहकर उन्होंने निष्कर्ष की ओर इशारा कर दिया। निष्कर्ष ने उसे देखा और नमस्ते में हाथ जोड़ दिए। नव्या ने प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल प्रसाद जी से कहा, अंकल, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ और मुझे आप सबसे उत्कर्ष और पाकीज़ा के रिश्ते के बारे में बात करनी थी। उत्कर्ष और पाकीज़ा के ये नाम सुनते ही सबकी नज़रें ऊपर हो गई और वहाँ का माहौल अजीब सा हो गया। तभी वो लड़की चाय लेकर आई और जैसे ही मेज पर रखने वाली थी, सावित्री जी ने कहा, ले जा इसे। लड़की डर गई और वहीं खड़ी रही। सावित्री जी ने उसे घूर कर देखा तो डरती हुई वो जल्दी से वहाँ से चली गई। नव्या समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी गोपाल प्रसाद जी ने पूछा, क्या बात करनी है उन दोनों के बारे में?
नव्या शब्द ढूंढने लगी कि आखिर किस तरह वो अपने सवालों को पूछे। उसने कहा, मुझे पाकीजा और उत्कर्ष के रिश्ते और उस हादसे के बारे में जानना है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उत्कर्ष की ऐसी हालत हो गई पाकीजा के लिए उसके। नव्या आगे कहती उससे पहले ही सावित्री जी उठ खड़ी हुई और बोली, आग लगे उस पाकीजा को। जब थी तब भी मेरे बेटे की जिंदगी नरक कर रखी थी और अब जब नहीं है तब भी बेचारे को तिल तिल मार रही है। मुझे इस घर में उस मनहूस का नाम तक नहीं चाहिए और ना ही हमें कुछ बात करनी है उसके बारे में। निष्कर्ष ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ सुन तो लो एक बार कि वो कहना क्या चाहती हैं। तू चुप कर, तुझे नहीं पता कि आखिर क्या कर रही है वो लड़की और क्या हालत कर दी है उसने तेरे भाई की। हम सबसे दूर कर दिया उसे, हमारी सूरत नहीं देखना चाहता वो। अब नव्या की ओर देखते हुए, देखो बेटी चले जाओ तुम, हमारे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। ये कहकर सावित्री जी ने मुंह मोड़ लिया। मगर आंटी, नव्या कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी गोपाल प्रसाद जी ने कहा, देखो इससे पहले कि हम आपका अपमान करें चले जाओ आप यहाँ से, ये सब के लिए बेहतर रहेगा। नव्या से अब कुछ कहते ना बना। उसे लगा कि अब उसकी ये खोज अधूरी ही रह जाएगी। अपनी उसी टूटी आशा के साथ वो अपना बैग उठा चुपचाप वहां से निकल गई। पीछे उसने सावित्री जी को धीरे धीरे सुबकने की आवाज़ सुनी और उसका दिल बैठ गया। वो शर्मा निवास से निकलकर बाहर चली आई। गली से निकलते हुए वो जा ही रही थी कि तभी पीछे से उसे किसी ने टोका, नव्या जी रुकिए। नव्या रुक गई और मुड़कर देखा तो उसकी उत्कर्ष उसकी ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा था। निष्कर्ष ने उसके पास आकर कहा, माफ कीजिएगा आपको ऐसा रोका, मगर कोई चारा भी नहीं था मेरे पास। नव्या उसे घूरते हुए देखने लगी तो निष्कर्ष ने आगे कहा, आपको भैया और भाभी के रिश्ते के बारे में जानना था ना। नव्या ने हाँ में सर हिलाया तो निष्कर्ष ने एक कागजों का ढेर उसके आगे बढ़ा दिया। नव्या ने उसे देखा जिसमें बहुत सारे कागजों को जोड़कर एक फाइल बनाया गया था। नव्या ने कहा, ये क्या? निष्कर्ष ने कहा, ये भाभी की डायरी है, मतलब उसकी कॉपी। ओरिजिनल शायद भैया अपने साथ ही ले गए थे और ये यहीं रह गई थी केस के सिलसिले में। आपको अपने सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। नव्या ने जल्दी से वो डायरी ले ली तो निष्कर्ष ने कहा, मैं चाहकर भी आपकी इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी माँ के व्यवहार के लिए भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर भैया के जाने के बाद वो ऐसी ही हो गई है, उम्मीद है आप समझेगी। नव्या ने कहा, नहीं नहीं मैं समझती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी बात को समझा और मेरी मदद की। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा अब मुझे चलना चाहिए और अगर आपको दोबारा कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। निष्कर्ष ने कहा, जी शुक्रिया। नव्या ने कहा। यह सुनकर निष्कर्ष नव्या को बाय कह कर वहां से चला गया। नव्या वहीं खड़ी उस फाइल को देखती रह गई। अब उसके हाथों में अपने सारे सवालों का जवाब था। नव्या के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई और उसे लिए वहां से चली गई। नव्या ने उसी दिन वापसी की गाड़ी से दिल्ली जाने का सोचा। वो स्टेशन पहुंची और भगवान की दया से उसे तत्काल में टिकट भी मिल गई, मगर गाड़ी रात की थी, यानी कि उसे अभी 8 से 10 घंटे यहीं इंतजार में बिताने थे। नव्या ने सोचा कि वो वही वेटिंग रूम में इंतजार करेगी और फिर एक ही बार रात में चली जाएगी। उसने जल्दी से अपने खाने के लिए कुछ लिया और जाकर अपने लिए एक शांत जगह बैठ गई। उसने अपना खाना खत्म किया और वो फाइल खोलकर देखने लगी। फाइल के उन पन्नों में थोड़ी सिकुड़न आ गई थी। उन पर लिखे शब्दों को देख तो नव्या को लगा मानो वो मोतियों को देख रही हो। हर पन्ने पर सुंदर सी लिखावट में सदे हुए शब्द। नव्या पढ़ती गई उन शब्दों को और डूबती गई पाकीजा के उन एहसासों में जो उस डायरी में छुपे थे। आइए हम भी देखते हैं आखिर ऐसा क्या था उस डायरी में। मुंबई शहर के उस भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर अच्छी खासी ट्रैफिक थी। दोनों तरफ गाड़ियों का जमवाड़ा लगा हुआ था। वहीं गाड़ियों की भीड़ में अपनी स्कूटी पर बैठी पाकीजा भीड़ के खुलने का इंतजार कर रही थी। यार ये पहला दिन है आज ऑफिस का, फिर कहीं लेट ना हो जाऊं मैं। यार इतने लोगों को गाड़ी खरीदने की आखिर ज़रूरत ही क्यों होती है? शांति से पैदल नहीं चल सकते क्या? पाकीजा अंदर ही अंदर गुस्से में बोल रही थी। तभी उसके बगल में मोटरसाइकिल पर बैठे लड़के ने कहा, तुम भी तो गाड़ी पर ही हो, उतरो और पैदल चली जाओ। पाकीजा ने घूर कर उसे देखा। चली तो जाती कमबख्त, ये ऑफिस ही ना दूर है। खैर तुम अपना काम करो ना जनाब, मेरी बातें क्यों सुन रही हो? पाकीजा ने आंखें तैराते हुए कहा तो लड़का आगे देखने लगा। पाकीजा को धूप में खड़े खड़े प्यास लगने लगी थी तो उसने बीच से होते हुए अपनी गाड़ी साइड करने की सोची और किनारे आकर खड़ी हो गई।
उसने अपनी स्कूटी की सीट खोलकर बोतल निकाली और पानी पीने लगी। तभी ट्रैफिक खुल गया और गाड़ियां एक एक करके चलने लगी। पाकीज़ा भी अपनी स्कूटी लेकर आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक छोटे से पिल्ले पर पड़ी जो कि बीच रास्ते पर आराम से खड़ा था। उसके आसपास से गाड़ियां आती जा रही थी और शायद वो पिल्ला वहां फंस चुका था। तभी पाकीज़ा ने देखा कि सामने से एक कार चली आ रही है और वो कार कुछ ही देर में उस पिल्ले को ठोकर मार सकती है। पाकीज़ा ने न आओ देखा न ताओ और झट दौड़ पड़ी। इससे पहले कि वो कार उस पिल्ले को टक्कर करती, पाकीज़ा ने जल्दी से जाकर उस पिल्ले के पास अपने घुटनों के बल बैठकर उसे अपने आगोश में छुपा लिया। इधर वो कार बस कुछ इंच की दूरी पर जल्दी से ब्रेक मारते हुए रुक गई। साफ साफ पाकीज़ा भी मरते मरते बची थी। गाड़ी में से एक आदमी चिल्लाते हुए बाहर निकला, मरने के लिए तुम्हें यहाँ मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? कहीं और जाकर मरती। अभी बिन बात का तमाशा बना दिया। अभी वो चिल्ला ही रहा था कि तभी वहां बैठी लड़की ने, जिसका पूरा चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था, अपना सर ऊपर उठाया। झटके से उठते उन बालों के साथ उस आदमी को अपना दिल भी तेजी से धड़कते हुए महसूस हुआ। पाकीज़ा जल्दी से उठी और बोली, ओ मिस्टर जी, मेरी गलती नहीं, आपकी गलती थी जो आप अपनी गाड़ी इतनी तेजी से भगा रहे हो। अभी बेचारे इस कुत्ते की जान चली जाती तो फिर इस बेचारे के परिवार का क्या होता? पाकीज़ा ने ऐसे चिंता में कहा मानो किसी देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर चिंतित हो रही हो। उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, क्या है? तुम पागल हो क्या? रास्ते पर चलना नहीं जानती और यहाँ इस कुत्ते के परिवार की चिंता कर रही हो? पाकीज़ा ने गुस्से से कहा, ओ मिस्टर पागल, किसे कहा तुमने? केमिस्ट्री में स्कॉलर हूँ मैं, और आखिर तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? वो आदमी गुस्से में बोला, तुम? तभी ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंच गई और कहा, एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है यहाँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? पाकीज़ा पुलिस को देखते ही सत्ते में आ गई और जल्दी से कहा, आइए सर, देखिए ये आदमी बेचारे कुत्ते को मारने जा रहा था। पुलिस वाले ने कहा, क्या कुत्ते को मारना? ये कहकर उसने उस आदमी की और देखा। उस आदमी ने जल्दी से बात को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये लड़की बात को घुमा रही है, मैं बताता हूँ आखिर क्या हुआ था। यह कहकर कार उस आदमी ने सारी बात पुलिस वाले को समझा दी। पाकीज़ा मुंह बनाए हुए खड़ी रही। सारी बात सुन इंस्पेक्टर हंसने लगा, हाँ हाँ, अच्छा तो ये बात है, चलो कोई नहीं, तुम दोनों की ही कोई गलती नहीं है। यंग मैन, तुम भी अब से गाड़ी थोड़ा आराम से चलाया करो, और बेटा तुम जरा संभल कर, मदद करना अच्छी बात है मगर अपनी जान की परवाह भी करो। ये कहकर वो पुलिस वाला भीड़ को हटाते हुए वहां से चला गया। पाकीज़ा और वो आदमी दोनों ही उसे रोकना चाहते थे, इसलिए साथ में बोल पड़े, सर। जब उन दोनों को ये महसूस हुआ तो दोनों ने ही एक दूसरे को घूर कर देखा। पाकीज़ा ने कहा, तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं और तुम्हारी नकल? चलो निकलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं, और भी काम है मुझे, काम। ये सब सुन पाकीज़ा को याद आया कि उसे ऑफिस भी जाना था और ऑफिस के लिए वो पहले से ही काफ़ी लेट हो गई थी। पाकीज़ा ने कहा, हाँ हाँ, तो तुमसे लड़ना कौन चाहता है? वो तो अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, वरना अभी बताती तुम्हें कि आखिर पाकीज़ा चीज़ क्या है। उस आदमी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, ओहो, जाने किस बेवकूफ़ ने तुम्हें नौकरी दे दी, बेचारों की तो किस्मत फूटी समझो। पाकीज़ा ने अब गुस्से में कहा, तुम जो भी होगे कम से कम तुमसे तो बेहतर ही होंगे, कम से कम आंखें तो होंगी कि देख कर गाड़ी चला सके। पाकीज़ा की बात से उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? देख लूँगा मैं तुम्हें। हाँ हाँ, देख लेना, भी निकलो। ये कहकर पाकीज़ा जल्दी से अपनी स्कूटी के पास चली गई और अपना हेलमेट पहन वहाँ से गाड़ी निकाल चली गई। उधर वो आदमी खड़ा खड़ा भी उसे घूरे जा रहा था। अजीब लड़की है, मुझे निकलो कहकर खुद निकल गई। उसने भी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर वहाँ से चला गया। उधर पाकीज़ा अपने ऑफिस पहुंची। जल्दी से अपनी स्कूटी पार्क कर वो रिसेप्शन पर पहुंची और कहा, हेलो, मैं पाकीज़ा श्रीवास्तव, आज मेरी पहली ज्वाइनिंग थी एस ए ट्रेनिंग। रिसेप्शन पर बैठी उस सुंदर सी लड़की ने पाकीज़ा के हाथ से ऑफर लेटर लिया और फिर कुछ चेक कर कहा, यस मैम, आपको उत्कर्ष सर की गाइडेंस में 6 मंथ के लिए शेड्यूल किया गया है। आप जल्दी से उनके कैबिन में चले जाइए, वो उस तरफ है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ऐसा कहकर उसने पाकीज़ा को उसका अलॉटमेंट लेटर पकड़ा दिया और फिर जाती हुई पाकीज़ा के कान में धीरे से कहा, उत्कर्ष सर बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम ऐसे भी बहुत लेट हो चुकी हो, आज ध्यान से। ये सुनो, अब पाकीज़ा को थोड़ी घबराहट होने लगी और वो उस ओर चल दी।
लेट होना कौन चाहता था। ये सब कुछ तो बस उस चंपू गाड़ी वाले के वजह से हुआ। मिल जाए एक बार बस, दोबारा फिर बताती हूँ मैं उसे। रिसेप्शनिस्ट ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटा और कहा, मे वी कम इन सर। दरवाजे की ओर पीठ किए हुए उस इंसान ने कहा, कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। ये कहकर वो इंसान पीछे पलटा और तभी उसने सामने खड़ी पाकीज़ा को देखा और उसके मुंह से आवाज़ निकली, तुम। उधर पाकीज़ा ने भी उसे देखा और चिल्लाते हुए कहा, तुम। ये वही आदमी था जिससे अभी कुछ देर पहले ही पाकीज़ा की झड़प हुई थी। पाकीज़ा आगे बढ़ी और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट टेल मी कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चले आए हो। देखो ये मेरा ऑफिस है और आज मेरा यहाँ पहला दिन है। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, तो जल्दी से तुम निकलो यहाँ से, समझे। वो आदमी भी उसे अचंभे से देखता जा रहा था। उसने कहा, ओहो, तो तुम हो वो? पाकीज़ा ने कहा, क्या मतलब? तभी उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? वो बेचारी तो आश्चर्य में खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इस लड़की में इतनी हिम्मत है जो उसने उत्कर्ष सर से ये सब बोलने की हिम्मत की। तभी पाकीज़ा ने कहा, हाँ, इस चंपू को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, निकालो इसे बाहर। तभी उस आदमी ने कहा, ओह रियली मिस पाकीज़ा श्रीवास्तव, आपको लगता है मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है? आपके हिसाब से तो मैं अंधा था ना, मेरे पास आंखें नहीं थी, तो फिर भी आप मेरे पास ही अपनी जॉब के लिए आ गई। पाकीज़ा ने कहा, तुम्हारे पास मतलब मिस्टर उत्कर्ष शर्मा? हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर उत्कर्ष शर्मा, तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हारा ट्रेनर। पाकीज़ा की तो अब सीटी मीटी गुल हो चुकी थी। जिस इंसान से उसने अभी तक यहाँ लड़ाई की वो कोई और नहीं, उत्कर्ष खुद उसका बॉस निकला। अब क्या करेगी वो? तू तो अब गई पाकीज़ा। पाकीज़ा ने मन ही मन सोचा और अपने भगवान को याद करने लगी, हे भगवान, बस आज बचा लो। आपको 11 नहीं 50 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी और इस चंपू को तो छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी अब पाकीज़ा? क्या थी उसकी आगे की कहानी? आखिर इतनी जिंदा दिल लड़की रंगा जैसे हाथों में कैसे पहुंच गई? जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग लाने के लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते, टाटा बाय बाय।